Good morning all of you. वेलकम टू क्लास बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे वर्साई की संधि। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे वर्साई की संधि के अंतर्गत जो वर्साई की संधि का प्रारूप था। इस प्रारूप के अंतर्गत विजित राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ जो जो व्यवस्थाएं की थी वो व्यवस्थाएं इस प्रारूप के अंतर्गत लिखी हुई थी और उन व्यवस्थाओं में प्रादेशिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, ठीक है, और आर्थिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था या अन्य जो भी व्यवस्थाएं जर्मनी के साथ की गई थी उस पर जर्मनी को हस्ताक्षर करना अनिवार्य कर दिया था। अन्यथा मित्र राष्ट्रों ने उसे क्या दिया था? युद्ध की चेतावनी दी थी। ठीक है, तो हम लोगों ने जर्मनी के साथ जो जो व्यवस्थाएं की थी उसमें हम लोगों ने प्रादेशिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया, सैन्य व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग कल चर्चा कर रहे थे जर्मनी के साथ जो आर्थिक व्यवस्था की गई थी उसके तहत हम लोगों ने कुछ बातों को कल पढ़ा भी था और जो शेष रह गई थी उस पर हम आज थोड़ी नजर करते हैं। ठीक है, तो जर्मनी के साथ जो अन्य और आर्थिक व्यवस्थाएं थी उनको देखते हैं। तो इस दौरान हम लोगों ने जर्मनी के साथ जो व्यवस्थाएं थी 5 व्यवस्थाएं पढ़ ली थी। अब हम छठी जो जर्मनी के साथ जो आर्थिक व्यवस्था की गई थी उसको देखते हैं। तो देखिए क्या हुआ था कि युद्ध के दौरान फ्रांस और बेल्जियम का जो नुकसान हुआ था उनके भी वहां जन धन पशुधन की हानि हुई थी। ठीक है, तो इस हानि की भरपाई के लिए क्या कहा गया कि जर्मनी फ्रांस और बेल्जियम को भारी संख्या में पशुधन देगा, जिसमें गायें, भैंस, बकरियां, घोड़े आदि शामिल किए गए थे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई जर्मनी ही करेगा। ठीक है, तो फ्रांस और जर्मनी को भारी संख्या में फ्रांस और बेल्जियम को भारी संख्या में जर्मनी ने पशुधन देना स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब देखिए और क्या व्यवस्थाएं की गई। देखो ये कहा गया कि जर्मनी के जो उपनिवेश हैं, ठीक है, आप लोगों को हम लोगों ने साम्राज्यवाद पढ़ा था कि यूरोप के शक्तिशाली देशों ने क्या किया था, एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को अपना उपनिवेश बनाया था। अतः ये कहा गया कि जर्मनी के जो उपनिवेश है, ठीक है, और जर्मनी के उपनिवेशों में जो जर्मनी की पूंजी है, पूंजी मतलब जो पैसा है, ठीक है, पूंजी है, जो कारखाने हैं, उद्योग धंधे हैं, सबसे आ गया ये। ठीक है, कि जर्मनी उपनिवेशों और मित्र राष्ट्रों में जो जर्मनी की सरकारी पूंजी है, ठीक है, ये कहा गया कि जर्मनी के उपनिवेशों में जर्मनी की जो पूंजी पड़ी है और मित्र राष्ट्रों में जो जर्मनी की जो पूंजी पड़ी है उस पूंजी को क्या कर लिया जाए? जब्त कर लिया जाए। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों ने क्या कर लिया? जर्मनी की पूंजी को जब्त कर लिया, इसलिए अपने नुकसान की भरपाई के लिए। अब देखो अगला क्या कहा गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करना चाहता था, ठीक है, और उसे बेल्जियम से मार्ग चाहिए था। बेल्जियम ने मार्ग देने से मना कर दिया, तो जर्मनी ने क्या किया था? बेल्जियम पर आक्रमण कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध जब हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, है ना। तो अब ये कहा गया कि तो जर्मनी को ने जब बेल्जियम पर आक्रमण किया, ठीक है, तो बेल्जियम ने भी जर्मनी के साथ युद्ध किया। तो अब जर्मनी ने बेल्जियम और जर्मनी का जो युद्ध हुआ था, तो बेल्जियम को जर्मनी के साथ युद्ध करने के लिए बेल्जियम के पास पैसा नहीं था, तो बेल्जियम ने एक कर्जा लिया था। कहाँ से लिया था वो कर्जा? मित्र राष्ट्रों से कर्जा लिया था। अब ये कहा गया कि बेल्जियम ने युद्ध काल में जो कर्जा लिया है मित्र राष्ट्रों से, उस कर्जे की भरपाई कौन करेगा? उस कर्जे की भरपाई जर्मनी करेगा। उस कर्जे का भार जर्मनी पर लाद दिया गया। ठीक है, अब देखिए अगली और क्या व्यवस्था की गई जर्मनी के साथ। देखिए स्विट्जरलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, ये क्या है? चारों ओर से स्थल से घिरे हुए हैं, समुद्र मार्ग नहीं है, चारों ओर से क्या है? स्थल मार्ग से घिरे हुए हैं। अतः इनको समुद्र तक पहुंचने की सुविधा देने के लिए जर्मनी की नदियों का क्या कर दिया गया?
अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, इनको समुद्र की सुविधा देने के लिए जर्मनी की एल्ब है, ओडर है और निमन है आदि नदियों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और क्या किया गया, चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी के बंदरगाह को प्रयोग में लाने की सुविधा दे दी गई। ठीक है, तो ये जर्मनी के साथ आर्थिक व्यवस्था की गई। अगली देखिए और क्या व्यवस्था थी जर्मनी के साथ। देखिए, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जर्मनी को अपना एकीकरण करने के लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण युद्ध था, जो फ्रांस के साथ इसने युद्ध किया था। पहले डेनमार्क के साथ किया था पहला युद्ध, और दूसरा ऑस्ट्रिया के साथ किया था, और तीसरा युद्ध किसके साथ किया था, फ्रांस के साथ किया था। अतः 1870-71 में फ्रांस और प्रशा में जो युद्ध हुआ था, और ये युद्ध कौन, जर्मन जीत गया था और फ्रांस क्या हुआ था, ये युद्ध हार गया था। ठीक है, और प्रथम विश्व जब फ्रांस और प्रशा का युद्ध हो रहा था, प्रशा ये युद्ध जीत गया था और फ्रांस क्या हो गया था, युद्ध हार गया था। तो जर्मनी के अधिकारी फ्रांस से बहुत सारे अभिलेख, कलाकृतियां, ऐतिहासिक स्मारक क्या है वहां से उठाकर जर्मनी ले आए थे। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी जर्मनी के अधिकारी फ्रांस और बेल्जियम से बहुत सारे अभिलेख, कलाकृतियां और ऐतिहासिक स्मारक ले आए थे। ठीक है, अब क्या कहा गया कि अब प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी हार गया तो जर्मनी को ये सब लौटाने को कहा गया, और जर्मनी ने ये बात स्वीकार भी कर ली कि मैं युद्ध के दौरान फ्रांस और बेल्जियम से जो भी अभिलेख, ऐतिहासिक स्मारक और कलाकृतियां लाया हूँ मैं वो वापस लौटा दूंगा। ठीक है, तो ये जर्मनी के साथ आर्थिक व्यवस्था की गई। कहने का भाव ये है कि जर्मनी को आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल ही खत्म करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब हम जर्मनी के साथ जो अगली कानूनी व्यवस्था हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो जर्मनी का भूतपूर्व सम्राट था केसर विलियम द्वितीय। ठीक है, केसर विलियम द्वितीय को सार्वजनिक तौर पर नैतिकता का उल्लंघन करने का आरोप लगा। जर्मनी के सम्राट केसर विलियम द्वितीय पर नैतिकता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया कि आपने अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का उल्लंघन किया है, इस तरह गुटबंदी करके और युद्ध की शुरुआत करके। ठीक है, तो नैतिकता के उल्लंघन का आरोप लगा और क्या कहा, उसको दोषी ठहरा दिया गया और उस पर मुकदमा चलाने के लिए 5 न्यायाधीशों की एक विशेष अदालत कायम की गई। ठीक है, तो इस तरह जो जर्मनी के और भी अधिकारी थे उन पर भी क्या हुए, मुकदमे चलाए गए और वो दोषी पाए गए तो उन्हें क्या दी गई, सजा भी दी गई। ठीक है, तो इस तरह जर्मनी के साथ कानूनी व्यवस्था की गई। अब देखिए और हम देखते हैं अन्य और क्या व्यवस्थाएं की गई। देखिए, बेल्जियम है, पोलैंड है, युगोस्लाविया है, चेकोस्लोवाकिया है आदि, ये जितने भी देश थे इनकी स्वतंत्रता को मान्यता दे दी गई। इन्हें क्या मान लिया गया, स्वतंत्र राष्ट्र मान लिया गया। और जर्मनी को ये कहा गया कि वो अपनी सेना अपनी नई सीमा के भीतर ही रखेगा। नई सीमा से ये तात्पर्य है कि जर्मनी के बहुत सारे प्रदेश जर्मनी से ले लिए गए थे। ठीक है, तो जैसे अल्सेस लॉरेन है, पूर्वी प्रशा है, ठीक है, बहुत सारे प्रदेश जर्मनी से ले लिए गए। तो अब जर्मनी की सीमाएं क्या हो गई, बदल गई। ठीक है, तो अब ये बात की गई कि जर्मनी अपनी अब नई सीमा के भीतर ही अपनी सेना को रखेगा। ठीक है, तो ये अन्य व्यवस्थाएं थी। अब हम देखते हैं कि जो वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी के साथ, इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, ये जो वर्साई की संधि थी, वर्साई की संधि के द्वारा जर्मनी को प्रादेशिक स्थिति से, सैनिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से क्या कर दिया गया, बिल्कुल ही पंगु बना दिया गया। ठीक है, और इंग्लैंड जैसी वायुसेना से टक्कर लेने वाली जर्मनी की जो वायुसेना थी
उसको बिल्कुल ही क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ठीक है, और उसके जो थल सैनिक थे उनकी संख्या भी क्या कर दी गई, कम कर दी गई। ठीक है, और जर्मनी के साथ जो प्रादेशिक व्यवस्था की गई उसके चलते जर्मनी के बहुत सारे उद्योग धंधे क्या हो गए, नष्ट हो गए, उसका व्यापार क्या हो गया, खत्म हो गया। जर्मनी के उपनिवेश क्या हो गए, जर्मनी से छीन लिए गए। जब जर्मनी के उपनिवेश जर्मनी से छीन लिए गए तो जर्मनी में रबड़ और तेल की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, और ये जो क्षति पूर्ति नुकसान की राशि थी इसको चुकाने के लिए जर्मनी को कोरे हम कह सकते हैं कि कोरे चेक पर हस्ताक्षर करने पड़ गए। ठीक है, कोरा मतलब खाली, उसमें पैसा नहीं भरा हुआ था, मित्र राष्ट्र अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। जर्मनी को कोरे चेक पर हस्ताक्षर करने पड़े और यही संधि आगे चलकर जर्मनी के लिए विनाश, जर्मनी का विनाश हो गया। ठीक है, और यही इसी संधि की वजह से जर्मनी की जनता अपने आप को इतना अपमानित महसूस कर रही थी कि अपने इस अपमान को वो कभी भुला नहीं सकती थी। और इसी संधि को ही लेकर जर्मनी में क्या हुआ था, नाजीवाद का उदय हुआ था और इसी नाजीवाद ने द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्यंभावी बना दिया था। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा वर्साई की संधि यहाँ समाप्त होता है। तो कल की क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा और आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।